नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड में एंड की को प्रेस करने से कर्सर किसके अंत में पहुंच जाता है। MS वर्ड में एंड की को प्रेस करने पर कर्सर किसके अंत में पहुंच जाता है। पहला क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड में एंड की को प्रेस करने पर जो कर्सर होता है वह किसके एंडिंग में या अंत में पहुंच जाता है। आपको यहां पर 4 शॉर्टकट की तैयार करने मिलेंगी। यह क्वेश्चन तो हमसे पूछा गया है, इसको तो हम तैयार करेंगे। इससे संबंधित 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, हम उनको भी तैयार करेंगे। यहां पर हमसे पूछा गया है MS वर्ड में एंड की को प्रेस करने से कर्सर किसके अंत में पहुंच जाता है। MS वर्ड में यदि आप एंड की को प्रेस करेंगे तो जिस लाइन पर आपका कर्सर होगा उस लाइन के एंडिंग में आपका कर्सर ट्रांसफर हो जाता है। मतलब यदि आप MS वर्ड में एंड की को प्रेस करेंगे तो जिस लाइन पर आपका कर्सर होगा उस लाइन की एंडिंग में आपका कर्सर ट्रांसफर हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आप MS वर्ड में होम की को प्रेस करते हैं, होम की को, तो जिस लाइन पर आपका कर्सर होगा उस लाइन की स्टार्टिंग में आपका कर्सर ट्रांसफर हो जाता है। एंड की से लाइन की एंडिंग में कर्सर ट्रांसफर होता है, जबकि होम की से लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर ट्रांसफर हो जाता है। और यदि हम कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करें, कंट्रोल के साथ, तो हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट की एंडिंग में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जहां तक हमने फाइल में टाइपिंग करी है लास्ट में हमारा कर्सर ट्रांसफर हो जाएगा कंट्रोल के साथ एंड की से। और यदि आप कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ होम की को, तो आपका कर्सर डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में ट्रांसफर हो जाता है। कंट्रोल प्लस होम की से हम कर्सर को डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब यहां पर 4 शॉर्टकट की हमने तैयार करी। एंड की को प्रेस करने पर जिस लाइन पर हमारा कर्सर है करंट लाइन के एंडिंग में कर्सर ट्रांसफर हो जाएगा। यदि हम होम की को प्रेस करें तो जिस लाइन पर हमारा कर्सर है उस लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर ट्रांसफर हो जाता है। यदि हम कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करें तो डॉक्यूमेंट की एंडिंग में हमारा कर्सर ट्रांसफर हो जाता है। और यदि हम कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करें तो डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में कर्सर ट्रांसफर हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। MS वर्ड में एंड की को प्रेस करने से कर्सर लाइन के करंट लाइन के एंड में पहुंच जाता है। हम इन चारों शॉर्टकट की को MS वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर जो हमारी थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में कर्सर को प्लेस किया है। हमारा कर्सर अभी थर्ड लाइन पर रखा है। यदि हम एंड की को प्रेस करते हैं, एंड की को, तो आप देख सकते हैं जिस लाइन में हमारा कर्सर था उसी लाइन के एंडिंग में कर्सर ट्रांसफर हो गया है। और यदि हम होम की को प्रेस करें, होम की को, तो जिस लाइन पर हमारा कर्सर था उस लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर आ जाता है। इसी प्रकार से यदि हम कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करें, कंट्रोल प्लस एंड, तो हमारी डॉक्यूमेंट की जो एंडिंग होती है डॉक्यूमेंट के लास्ट में कर्सर ट्रांसफर हो जाता है। और यदि हम कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करें तो हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में ट्रांसफर हो जाता है। यहां पर हमने एक साथ 4 शॉर्टकट की समझी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़े आकार का लेटर बनाता है। ब्लैंक पैराग्राफ की स्टार्टिंग में, मतलब शुरुआत में,
एक बड़े आकार का लेटर बनाता है, मतलब एक बिग साइज का लेटर बनाता है, वह कौन सा ऑप्शन है? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। ब्लैंक पैराग्राफ की शुरुआत में, मतलब स्टार्टिंग में एक बड़े आकार का लेटर, मतलब एक बड़ी साइज का, लार्ज साइज का लेटर बनाता है, वह क्या होता है? मेल मर्ज, ड्रॉप कैप, इंडेंटेशन या वर्ड काउंट? आपने एमएस वर्ड में एक फीचर पढ़ा होगा, यूज किया होगा, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप, यह ड्रॉप कैप क्या करता है? आपके पैराग्राफ के किसी कैरेक्टर को या किसी वर्ड को मल्टीपल लाइन में ड्रॉप कर देता है, और जो कैरेक्टर या वर्ड ड्रॉप किया जाता है वह पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर या फर्स्ट वर्ड हो सकता है, जो कि मल्टीपल लाइन में एक बड़ी साइज में शो किया जाता है। यह होता है ड्रॉप कैप। आपने इसका यूज न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में देखा होगा। जब हम ड्रॉप कैप से किसी कैरेक्टर को, किसी वर्ड को ड्रॉप करते हैं तो वह लार्ज साइज पर हमें मल्टीपल लाइन में ड्रॉप करके शो किया जाता है। मतलब ड्रॉप कैप पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़े आकार का लेटर बनाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा हम पैराग्राफ की स्टार्टिंग में किसी कैरेक्टर को या किसी वर्ड को बड़ी साइज में शो कर सकते हैं, और जो कैरेक्टर या वर्ड बड़ी साइज में शो किया जाता है वह मल्टीपल लाइन में ड्रॉप हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉप कैप। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। जो ड्रॉप कैप ऑप्शन है यह एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में, एमएस वर्ड का जो इंसर्ट टैब होता है उसमें ड्रॉप कैप ऑप्शन हमें प्रदान किया जाता है, और ड्रॉप कैप के द्वारा बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप किया जाता है। 3 लाइन को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रॉप कैप के द्वारा बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन को ड्रॉप किया जाता है? बाय डिफॉल्ट ड्रॉप करता है 3 लाइन को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ड्रॉप कैप के द्वारा मैक्सिमम कितनी लाइन को ड्रॉप किया जा सकता है? तो ड्रॉप कैप मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप कर सकता है। तो ड्रॉप कैप पैराग्राफ के स्टार्टिंग में एक बड़ी साइज का, लार्ज साइज का लेटर बनाता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। ड्रॉप कैप के द्वारा बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को ड्रॉप किया जाता है, और मैक्सिमम हम कर सकते हैं 10 लाइंस को। तो यहां पर हमने ड्रॉप कैप से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, तो चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हमें यहां पर किसी वर्ड को, किसी कैरेक्टर को ड्रॉप कैप से बड़ी साइज पर शो करना है, तो पहले हम उस कैरेक्टर को या वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर बाय डिफॉल्ट होता है नन, दूसरा ऑप्शन होता है ड्रॉप्ड, तीसरा ऑप्शन होता है इन मार्जिन। यदि हम यहां पर ड्रॉप्ड का यूज करें तो आप देख सकते हैं जो कैरेक्टर हमने सेलेक्ट किया था वी, वह लार्ज साइज पर हमें शो किया जा रहा है, और यह बाय डिफॉल्ट 3 लाइन में ड्रॉप हो गया है। अपने आप इसको कितनी लाइन में ड्रॉप किया गया है? 3 लाइन में। यह होता है ड्रॉप कैप। बाय डिफॉल्ट करता है 3 लाइन में ड्रॉप, लेकिन यदि आपको 3 लाइन से ज्यादा में ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप कैप के अंदर ड्रॉप कैप ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहां पर एक ऑप्शन होता है लाइंस टू ड्रॉप, यहां से आप मैक्सिमम 10 लाइनों में इसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर यदि हमें पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट वर्ड को कैपिटल में लिखना है और बड़ी साइज पर दिखाना है तो हम ड्रॉप कैप का यूज करेंगे। यह बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है, अधिकतम 10 लाइन को ड्रॉप करता है, और ड्रॉप कैप ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन का एक वैकल्पिक नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन का एक वैकल्पिक नाम है? मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन का अल्टरनेटिव नाम है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर में यूज होने वाली मेमोरी यूनिट से संबंधित है।
कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डेटा को या किसी भी डेटा की मात्रा को नापने के लिए, मेजर करने के लिए डेटा यूनिट्स यूज की जाती हैं। डेटा यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उस डेटा की मात्रा को, उस डेटा की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट यूज की जाती है। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन का एक वैकल्पिक नाम है। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है, सबसे छोटी, वह होती है बिट। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। बिट दो ही होती हैं, 0 या 1। तो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? बिट। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट मिलती हैं तो बन जाता है एक निबल। जब 8 बिट मिलती हैं तो बन जाता है एक बाइट। बिट कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल बनता है, और जब 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट बनता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन का एक वैकल्पिक नाम है? तो 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है। और जब दो निबल मिलते हैं तो एक बाइट क्रिएट हो जाता है। दो निबल को मिलाकर एक बाइट क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि एक निबल में होते हैं 4 बिट, और जब दो निबल मिलेंगे तो हो जाएंगे 8 बिट। मतलब 8 बिट का क्या बन जाता है? एक बाइट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन का वैकल्पिक नाम क्या होता है? निबल। मतलब 4 बिट्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस पर निम्न में से क्या करने से किसी आइटम को सिलेक्ट करके उसे एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? माउस पर निम्न में से क्या करने से किसी आइटम को सिलेक्ट करके उसे एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? मतलब यदि आपको माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई आइकन है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? माउस पर निम्न में से क्या करने से किसी आइटम को सिलेक्ट करके उसे एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? मतलब आपको माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, या ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे? तो माउस से यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो वह ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, किसी भी आइटम को सिलेक्ट करें और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो वह ऑप्शन, वह आइटम, वह ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पर। हमारे डेस्कटॉप पर कई प्रकार के फाइल, फोल्डर, आइकन हैं। यदि हमें किसी भी फोल्डर का, किसी फाइल का लोकेशन चेंज करना है, मतलब उसको यहां से वहां मूव करना है, तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे और माउस से ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हमें ड्रैग करना है उसको हम आवश्यकता अनुसार ड्रैग कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑप्शन ऑन है जो कि होता है अरेंज ऑटो आइकन। अरेंज ऑटो आइकन, इसके द्वारा सभी आइकन्स ऑटोमेटिक अरेंज हो जाते हैं। अब यदि हम इसको मूव करें तो आप देख सकते हैं जो आइटम, जो ऑब्जेक्ट हमने ट्रांसफर किया है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो गया है। यह कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। मतलब किसी आइटम को, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया के संबंध में MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीमीडिया के संबंध में
MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन का कॉम्बिनेशन होता है। जो मल्टीमीडिया होता है वह टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन का कॉम्बिनेशन होता है। मल्टीमीडिया के द्वारा किसी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से यूजर को समझाया जा सकता है। किसी इंफॉर्मेशन को यदि हमें अट्रैक्टिव वे में यूजर के सामने रिप्रेजेंट करना है तो हम मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया 5 एलिमेंट का कलेक्शन होता है: टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। हमसे पूछा गया है मल्टीमीडिया के संबंध में MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है? MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यह एक प्रोटोकॉल होता है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। जो मल्टीपल डिवाइस होती हैं, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक में, उन सभी को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए MIDI प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर के संबंध में DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटर के संबंध में DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिंटर की क्वालिटी को किस यूनिट में नापा जाता है? प्रिंटर की क्वालिटी को किस यूनिट में नापा जाता है, मेजर किया जाता है? तो प्रिंटर की क्वालिटी को DPI में मेजर किया जाता है या नापा जाता है? प्रिंटर की क्वालिटी को DPI में मेजर किया जाता है या नापा जाता है? और DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उसे DPI में मेजर किया जाता है, नापा जाता है, और DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रिंटर के संबंध में DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। यह प्रिंटर की क्वालिटी को मेजर करने वाली एक यूनिट है जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लैंग्वेज जो कंपाइलर द्वारा मशीन कोड में परिवर्तित की गई हो ब्लैंक कहलाती है। वह लैंग्वेज जो कंपाइलर द्वारा मशीन कोड में परिवर्तित की गई हो ब्लैंक कहलाती है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वह लैंग्वेज जो कंपाइलर द्वारा मशीन कोड में परिवर्तित की गई हो, मतलब कन्वर्ट की गई हो, बदली गई हो, ब्लैंक कहलाती है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसे लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, और यह हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब कंपाइलर के द्वारा जो लैंग्वेज मशीन कोड में बदली जाती है वह कौन सी लैंग्वेज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कह सकते हैं। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल लैंग्वेज। वह लैंग्वेज जो कंपाइलर द्वारा मशीन कोड में परिवर्तित की गई हो वह कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज। यूजर जो कोडिंग करता है वह करता है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बदलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह लैंग्वेज जो कंपाइलर द्वारा मशीन कोड में परिवर्तित की गई हो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर सबसे अधिक प्रोसेसिंग पावर और मैक्सिमम यूजर्स सपोर्ट होता है? निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर सबसे अधिक प्रोसेसिंग पावर और मैक्सिमम यूजर्स सपोर्ट होता है? मतलब जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं यह कुछ कंप्यूटर के टाइप्स हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, यह सभी कंप्यूटर के टाइप्स हैं। हमसे पूछा गया है दिए गए कंप्यूटर्स में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें सबसे अधिक प्रोसेसिंग पावर है, मतलब जो एक साथ सबसे अधिक प्रोसेस को रन कर सकता है, और मैक्सिमम यूजर्स सपोर्ट होता है, मतलब एक साथ अधिकतम यूजर्स की रिक्वेस्ट को, अधिकतम यूजर की प्रोसेस को रन कर सकता है, वह होता है सुपर कंप्यूटर। उसका नाम ही है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो साइज में सबसे बड़ा होता है, कॉस्ट में सबसे महंगा होता है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होता है। यह अदर सभी कंप्यूटर से पावरफुल होता है, जो एक साथ लाखों करोड़ों प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, मल्टीपल यूजर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देता है, वह होता है सुपर कंप्यूटर। तो निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर सबसे अधिक प्रोसेसिंग और यूजर सपोर्ट होता है? सुपर कंप्यूटर में। उसका नाम ही है सुपर कंप्यूटर। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कंप्यूटर साइज में सबसे बड़ा होता है, कॉस्ट में सबसे महंगा होता है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होता है? वह होता है सुपर कंप्यूटर। उसका नाम ही है सुपर कंप्यूटर, जिसमें एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है और यह एक साथ मल्टीपल यूजर की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी मानव द्वारा आसानी से समझने और पढ़ने योग्य है? यह क्वेश्चन भी कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी मानव द्वारा आसानी से समझने और पढ़ने योग्य है? मतलब जो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी दी गई हैं उनमें से ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो ह्यूमंस के द्वारा आसानी से समझी जा सकती है और आसानी से पढ़ी जा सकती है? मतलब ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको यूजर आसानी से समझ सकता है, आसानी से सीख सकता है? ऑप्शन नंबर ए है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, 0-1 की लैंग्वेज, यह तो बहुत टफ है, इसको ही हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। और जो असेंबली लैंग्वेज है यह भी टफ है, यह भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। मतलब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिनको यूजर आसानी से समझ सकता है, आसानी से पढ़ सकता है, जैसे कि सी लैंग्वेज, C++, जावा, यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं जिनको यूजर आसानी से समझ सकता है, आसानी से पढ़ सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं उनको यूजर आसानी से पढ़ सकता है, आसानी से समझ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैलिड वर्जन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैलिड वर्जन नहीं है? यह क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन अभी तक रिलीज किए जा चुके हैं। मतलब करंट टाइम तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन्स अवेलेबल हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैलिड वर्जन नहीं है? जो विंडोज विस्टा है यह तो विंडोज का एक वैलिड वर्जन है, विंडोज 7 भी है, विंडोज 10 भी है, लेकिन विंडोज 6 नाम का विंडोज का कोई वर्जन नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विंडोज 6 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई वर्जन नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्लैंक उपयोग होता था। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्लैंक उपयोग होता था। यह क्वेश्चन भी कोडिंग से प्रोग्रामिंग से संबंधित है। जो फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें किसका उपयोग होता था? कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का, असेंबलर का, या कोई भी ट्रांसलेटर यूज नहीं होता था। जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, यह तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जो कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, और यह तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्लैंक उपयोग होता था। फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज भी है। यह 0-1 की लैंग्वेज है और कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा 0-1 की लैंग्वेज को ही समझा जाता है, मतलब मशीन लैंग्वेज को ही समझा जाता है। तो यहां पर हमें किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं थी। जो फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह तो मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, जो कि 0-1 में ही होती है। मतलब इसे किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। मशीन लैंग्वेज को, बाइनरी लैंग्वेज को ही कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, उसमें किसी ट्रांसलेटर का यूज नहीं होता था। इसलिए आंसर होगा नो ट्रांसलेटर। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है? वह होगी हमारी मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, या फिर आपको आंसर मिल सकता है फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी ट्रांसलेटर का उपयोग नहीं किया जाता था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप ब्लैंक आमतौर पर अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम्स, फाइल्स, फोल्डर्स तक पहुंच प्रदान करता है। डेस्कटॉप ब्लैंक आमतौर पर अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम्स मतलब सॉफ्टवेयर, फाइल्स और फोल्डर्स तक पहुंच प्रदान करता है। मतलब डेस्कटॉप पर ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जिससे आप ज्यादा उपयोग होने वाले प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, फोल्डर को उपयोग कर लेते हैं? डेस्कटॉप पर ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है? आइकन्स, वॉलपेपर्स, टास्क बार या स्क्रीन सेवर? तो डेस्कटॉप पर आपने देखा होगा आइकन्स होते हैं। आइकन्स मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आप किसी प्रोग्राम को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। डेस्कटॉप पर जो आइकन होते हैं उसमें कुछ शॉर्टकट भी होते हैं, किसी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट, जिनके माध्यम से आप किसी सॉफ्टवेयर को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को कम समय में आसानी से उपयोग कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डेस्कटॉप आइकन्स आमतौर पर अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम्स, फाइल्स, फोल्डर तक पहुंच प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो होने वाले स्मॉल साइज के ग्राफिक्स को क्या कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है? वह होता है आइकन्स। डेस्कटॉप पर जो स्मॉल साइज के ग्राफिक्स शो होते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वह कहलाते हैं आइकन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक को सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल करने, यूजर बनाने और सिस्टम सेटिंग्स को बदलने का विशेष अधिकार होता है। ब्लैंक को सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल करने, यूजर बनाने और सिस्टम सेटिंग्स को बदलने का विशेष अधिकार होता है। मतलब हमसे पूछा गया है निम्न ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को ऐड कर सकता है, कोई यूजर अकाउंट बना सकता है या सिस्टम की सेटिंग्स को बदल सकता है? वह कहलाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा यूजर होता है जो कि कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम की कंट्रोलिंग करता है,
नेटवर्क में या किसी कंप्यूटर सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को जोड़ना है तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। यह यूजर अकाउंट को बना सकता है, किसी यूजर अकाउंट को डिलीट कर सकता है, यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता है, सिस्टम की सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा यूजर होता है जो कंप्लीट सिस्टम की कंट्रोलिंग करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल करने की, यूजर बनाने की और सिस्टम सेटिंग्स को चेंज करने की स्पेशल परमिशन होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या शॉर्टकट की है? एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या शॉर्टकट की है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या शॉर्टकट की है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहले आप प्रिंट को समझिए, प्रिंट क्या है। आपने एमएस वर्ड में जो फाइल बनाई है, ये जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसका यदि आपको हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करना है, हार्ड कॉपी आउटपुट, तो आप प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट या जो फाइल आपने बनाई है, यदि उसका आपको हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करना है तो आप प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे। प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। Ctrl+P प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। अब हम समझेंगे प्रिंट प्रीव्यू क्या है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले चेक कर लेना। आप कोई डॉक्यूमेंट यदि प्रिंट करते हैं तो प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू चेक करना चाहिए। प्रिंट प्रीव्यू में हमें यह चेक कराया जाता है कि हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा, हमारे पेज का टेक्स्ट सही दिख रहा है या नहीं, बॉर्डर सही है या नहीं, मार्जिन, हेडर, फुटर, यह सारी चीजें हम कहां चेक कर सकते हैं? प्रिंट प्रीव्यू में। मतलब प्रिंट आउट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू को। और प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? जो कि हमें प्रिंट आउट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करने की सुविधा प्रदान करता है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। Ctrl+F2 प्रिंट की शॉर्टकट की है Ctrl+P और Ctrl+F2 होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 का यूज किया जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है। यदि हम यहां पर Ctrl+F2 को प्रेस करें तो हमें हमारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू चेक कराया जाता है कि हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML को किसके द्वारा बनाया गया है? HTML को किसके द्वारा बनाया गया है? यहां पर भी आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। HTML का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के द्वारा वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं। वेब पेज, किसी वेबसाइट के पेज को कहा जाता है वेब पेज। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। तो कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें वेब पेज बनाने होते हैं और वेब पेज बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। HTML के द्वारा स्टैटिक वेब पेज बनाए जाते हैं। स्टैटिक, HTML के द्वारा स्टैटिक वेब पेज बनाए जाते हैं। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं। वेब पेज मतलब किसी वेबसाइट का पेज, और HTML के द्वारा स्टैटिक वेब पेज बनाए जाते हैं। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो HTML है उसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा HTML को बनाया गया है। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। रे टॉमलिंसन कौन है? रे टॉमलिंसन फादर ऑफ ईमेल हैं। फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रे टॉमलिंसन को, क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फादर ऑफ ईमेल किसे कहते हैं? वह है रे टॉमलिंसन, क्योंकि इन्होंने पहला ईमेल 1971 में सेंड किया था। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है?
चार्ल्स बेबेज को, और इन्होंने डिफरेंस इंजन का भी इन्वेंशन किया है। एडा लवलेस फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, एडा लवलेस। तो यहां पर हमने 3-4 क्वेश्चन समझे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 को किस ईयर में रिलीज किया गया था? विंडोज 10 को किस ईयर में रिलीज किया गया था? यह क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। आज की वीडियो में ही हमने एक क्वेश्चन और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित समझा था कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और करंट टाइम तक विंडोज के कई वर्जन्स अवेलेबल हैं। हमसे पूछा गया है विंडोज 10 को किस ईयर में रिलीज किया गया था? तो विंडोज 10 को सन 2015 में रिलीज किया गया था, सन 2015 में। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को सन 2015 में रिलीज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज 10 को 2015 में रिलीज किया गया था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन डॉस से पूछा गया है, डॉस जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और डॉस एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। डॉस में किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कमांड का यूज किया जाता है, कमांड का। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में सीडी का क्या फुल फॉर्म होता है? डॉस के संबंध में सीडी एक कमांड है जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। डॉस के अंदर सीडी एक कमांड होती है जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, और यह कमांड एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए यूज की जाती है। तो सीडी का फुल फॉर्म होगा यहां पर चेंज डायरेक्टरी, और सीडी कमांड के द्वारा हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉस के संबंध में सीडी का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है MS वर्ड से। MS वर्ड में वर्ड काउंट लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की है। MS वर्ड में वर्ड काउंट लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की है। MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है MS वर्ड में वर्ड काउंट लिस्ट शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? वर्ड काउंट क्या होता है? वर्ड काउंट MS वर्ड का एक ऐसा फीचर है जो आपके डॉक्यूमेंट की, आपकी फाइल की रिपोर्ट शो करता है। आपने MS वर्ड में जो फाइल बनाई है, जो डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें आपने कितने पेज तैयार करे हैं, कितने पैराग्राफ लिखे हैं, कितनी लाइन लिखी हैं, कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर लिखे हैं, यह रिपोर्ट शो करता है वर्ड काउंट। डॉक्यूमेंट या फाइल से संबंधित यदि आपको रिपोर्ट चेक करनी है कि आपकी फाइल में कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइन हैं, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, तो आप वर्ड काउंट का यूज कर सकते हैं। वर्ड काउंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट जी। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वर्ड काउंट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? तो वर्ड काउंट ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब में वर्ड काउंट क्या करता है? डॉक्यूमेंट से संबंधित रिपोर्ट शो करता है। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी। यह ऑप्शन हमें रिव्यू टैब में प्रदान किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यदि हम MS वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट जी को प्रेस करें तो हमारे सामने वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट शो करता है। आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितने लाइंस हैं। और इस ऑप्शन को आप रिव्यू टैब से भी यूज कर सकते हैं। रिव्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है वर्ड काउंट और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। MS वर्ड में वर्ड काउंट लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है MS वर्ड में गो टू के लिए
किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में गोटू के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में एक फीचर होता है गोटू। गोटू मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाना। यदि हमें अपने डॉक्यूमेंट में एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पर जाना है तो हम गोटू का यूज कर सकते हैं। हमसे पूछी गई है यहां पर गोटू के लिए फंक्शन की या गोटू के लिए शॉर्टकट की, तो गोटू ऑप्शन को एक हम Ctrl+G से एक्सेस कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+G जिससे हम गोटू को यूज कर सकते हैं। दूसरा F5 फंक्शन की, F5 फंक्शन की गोटू के लिए या तो Ctrl+G शॉर्टकट की यूज की जा सकती है या F5 फंक्शन की यूज की जा सकती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। F5 फंक्शन की से हम गोटू को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एमएस वर्ड में गोटू के लिए F5 फंक्शन की का यूज किया जाता है और इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+G। इस ऑप्शन को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम यहां पर Ctrl+G को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं हमारे सामने गोटू का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, और यदि हम F5 की को प्रेस करें तो भी हमारे सामने गोटू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। एमएस वर्ड में गोटू के लिए F5 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट होती है ट्विटर। ट्विटर को कहा जाता है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक लोकप्रिय या पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर। ट्विटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हमने एक क्वेश्चन को समझा तो उससे संबंधित हमें कई और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।